चलिए बच्चों आगे चलते हैं। काफी टाइम से नाम तो सुन ही रहे थे, अब देख भी लेते हैं। दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड द प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय देम, दैट इज फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म इज वेरी मच सिमिलर टू पैरामैग्नेटिज्म और काफी हद तक फेनोमेनन वैसा ही है। बस ऐसा मान सकते हो कि पैरामैग्नेटिज्म वाला फंडा बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में हो तो उसे हम फेरोमैग्नेटिज्म बोल देते हैं। तो चलिएगा सुनिए मेरी बात। सबसे पहली बात, जो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। दे आर समथिंग लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट। पूरा नाम भी लिख देता हूं, दिस इज आयरन, दिस इज निकल। वैसे आपको पता ही होता है कि क्या साइंस है। एंड दिस इज कोबाल्ट। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या खास बात होती है उसको हल्का सा डिस्कस करते हैं। सुनिए बेटा, सबसे पहली बात, जो आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनमें जो इकलौता एटम है उसके पास नॉन जीरो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। आप बोलोगे सर ये नॉन जीरो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अकेले एटम के पास हो, ऐसा तो पैरामैग्नेटिक में था। बिल्कुल, जैसा पैरामैग्नेटिक में अकेले एटम के पास कोई ना कोई डायपोल मोमेंट हुआ करता था, एग्जैक्टली उसी तरीके से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर भी इकलौते एटम के पास कोई ना कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, जस्ट लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जस्ट लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बड़ा पूरा नहीं लिख रहा हूं, आई होप चलेगा। बस यहां पर एक खास बात होती है, वो जो खास बात होती है वो सुनिएगा। खास बात ये होती है कि अगर मान लीजिए कि ये कोई आपके पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, लेट्स से आपके पास ये कोई कोबाल्ट है, तो इसके अंदर जो एटम्स होंगे, आस पड़ोस के जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे से इस तरह से इंटरेक्शन करेंगे कि उनका डायपोल मोमेंट एक तरफ अलाइन हो जाएगा। और जैसे मान लीजिए कि ये एक रीजन है, इस रीजन के अंदर जितने के जितने एटम्स हैं उन सबका डायपोल मोमेंट हो सकता है कि एक ही तरफ, ऐसे छोटे छोटे जोन्स बन जाएंगे। इसी तरह से यहां पर एक दूसरा जोन हो सकता है जिसके अंदर सारे के सारे जो एटम होंगे उनके डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे। ये एटम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और इस इंटरेक्शन को हम इस इंटरेक्शन के पीछे क्वांटम फेनोमेनन है जिसको हमें ऐसे कोई डिटेल में जानना नहीं है। दैट इज नोन एज एक्सचेंज कपलिंग। और इस एक्सचेंज कपलिंग के कारण जो नियर बाई एटम्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट करके सारे के सारे अलाइन होने की कोशिश करेंगे अलोंग सेम डायरेक्शन। सारे के सारे एटम्स सेम डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं, इस बात का अर्थ यह कि सारे के सारे एटम्स के डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं। ये सारा का सारा रीजन जिसके अंदर सारे के सारे एटम्स का डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में अलाइन है, इस पूरे के पूरे एटॉमिक ग्रुप को, इस पूरे के पूरे एटॉमिक ग्रुप को या एटॉमिक पैकेट को मैं एक नाम दे रहा हूं बच्चों, दैट नेम इज डोमेन। दिस इज योर डोमेन। डोमेन की जो साइज होती है रफली वो इन द ऑर्डर ऑफ 1 मिलीमीटर होती है और उसमें आप ऐसा मान सकते हो कि रफली 10⁻11 एटम्स के आसपास होते हैं। रफली, ऐसा कोई याद नहीं रखना आपको, रफली साइज जो होती है वो 1 मिलीमीटर के ऑर्डर में होती है और एक डोमेन के अंदर रफली 10⁻11 एटम्स के आस पड़ोस में इसके पास होती है। जैसे ये एक अलग डोमेन बना दी, इस डोमेन के अंदर मान लीजिए कि सारे के सारे जो एटम्स हैं वो उनका डायपोल मोमेंट इस तरह से, ये मैंने एक डोमेन और बना दी, मान लीजिए कि इसके अंदर जो एटम्स हैं वो इस तरह से अलाइंड है। यहाँ पर एक डोमेन मैंने और बना दी, मान लीजिए कि उसके अंदर सारे के सारे जो एटम्स हैं वो इस तरह से अलाइंड है।
ये सारे के सारे एटम्स जो एक डोमेन के अंदर ही आपस में इंटरेक्ट करते हैं और आपस में इस इंटरेक्शन को एक एटॉमिक एक क्वांटम फेनोमेनन है जिसका नाम है एक्सचेंज कपलिंग, और उसके कारण सबका डायपोलमेंट एक ही तरफ अलाइन हो जाता है। एंड दिस अलाइनमेंट is due to a concept known as exchange coupling. Just the name is important. इसके पीछे क्या कहानी है हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में। पैरामैग्नेटिक के अंदर इस तरह से कोई एक्सचेंज कपलिंग नहीं थी, दो नजदीक के जो एटम्स थे उनका डायपोलमेंट सेम डायरेक्शन में हो ऐसा जरूरी नहीं था। यहां पर क्या होता है कि छोटे छोटे रीजन्स बन गए, छोटे छोटे पैकेट्स बन गए, और उन छोटे छोटे रीजन्स के अंदर, उन छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर एटम्स जो है वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और अपने डायपोल मोमेंट को सेम डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। एंड दिस अलाइनमेंट अलोंग ए फिक्स्ड डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन में भी रैंडम, किसी का इस तरफ किसी का इस तरफ, बट दिस अलाइन ऑफ दीज डायपोल मोमेंट्स ड्यू टू एक्सचेंज कपलिंग बिटवीन दीज एटम्स इज नोन एज योर फेरोमैग्नेटिज्म। ये हमारे मेरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का पेक्यूलियर चीज है, ये डिफरेंस है बिटवीन दीज फेरोमैग्नेटिक एंड दोज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आई होप यू गेट द पॉइंट। बेटा मेरे ख्याल से आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी। फेयर एनफ। अब अगली बात सुनना बेटा, मैं इसी डायग्राम से काम चला रहा हूं, आप लोग है ना अलग से भी डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। अगर मैंने इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर, इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर मान लीजिए कि कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी ऐसे। बेटा आप लोग, चलो मैं भी नया डायग्राम, मैंने जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी ऐसे, वैसे ही मेरे बच्चे हल्का फुल्का तो जानते ही हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो डायपोल्स जो होंगे वो अलाइन होना चाहिए किस तरफ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अब होगा क्या कि जो डोमेन ऐसा है जो पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन है, उस डोमेन की साइज तो बढ़ेगी और बाकी सबकी साइज घटेगी। बाकी सब भी हल्के फुल्के उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन होना तो चाहेंगे लेकिन उनकी साइजेस भी घटेगी। तो होगा क्या कि जैसे ये वाला डोमेन है, मैग्नेटिक फील्ड लगाई आपने ऐसे और इसमें आपका डायपोलमेंट है ऐसे, ये डायपोलमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रोटेट होने की कोशिश भी करेगा और साथ ही साथ इस डोमेन की साइज भी घट जाएगी। तो होगा क्या, कहानी विल बी समथिंग लाइक दिस। ये डोमेन, इसकी साइज घट जाएगी और जो डायपोल्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, उसकी तरफ अलाइन होने की कोशिश करेंगे। एंड लेट्स से सारे के सारे डायपोल्स ऐसे आ जाएंगे, ऐसा। हाँ उतने एटम्स हो ऐसा जरूरी नहीं, ठीक। इसी तरह से ये बड़ा, इसकी साइज ऑफ कोर्स घट जाएगी एंड दे विल अलाइन लाइक दिस। इसकी बड़ा अगेन साइज घट जाएगी और हो सकता है कि दे अलाइन लाइक दिस। ये जो रीजन है इसकी ऑफ कोर्स बड़ा साइज बढ़ जाएगी ऐसे, और ये सारा का सारा इस तरह से अलाइन होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, इसकी साइज बढ़ जाएगी। ये बड़ा अगेन इसकी साइज हल्की फुल्की अगेन घटेगी और ये इस तरह से अलाइन होना चाहेगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो आप कह सकते हो कि जो डोमेन्स है उनकी साइजेस चेंज होंगी अगर हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है उस डोमेन साइज बढ़ेगी और बाकी सबकी डोमेन साइज घटेगी। तो एक तरह से डोमेन साइज का भी एक तरह से रीएडजस्टमेंट हुआ है। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज डोमेन ग्रोथ। हालांकि बेटा नाम तो बड़ा डोमेन ग्रोथ लगा दिया मैंने, लेकिन आप समझते हो इस बात को कि डोमेन ग्रो भी हुई है और डिक्रीज भी हुई है। ग्रो कौन सी हुई है, किन की साइज बढ़ी है, जो मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ थी उनकी साइजेस बढ़ी है, जो उनके तरफ नहीं थी उनकी साइजेस घटी है। तो आप कह सकते हो कि डोमेन ग्रोथ के अंदर डोमेन अलोंग external magnetic field will grow in size। बड़ा दिख तो रहा है, sorry, will grow in size and size of others will decrease। बड़ा बाकी सबकी साइज घटेगी और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है उसकी साइज बढ़ेगी।
इस कारण से आपने इस बात को नोटिस कर लिया होगा कि इस केस के अंदर आपका जो एक तरह से इंडक्शन सॉरी आपका एक तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो अचानक से बढ़ गया है, और आप ऐसे केस में ऐसा कह सकते हो कि ये जो डायपोल्स इस तरफ आए हैं, ये डायपोल्स आए हैं इस तरफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और इन्होंने अच्छा खासा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया है। अब सारी कहानी को जरा मैथमेटिकली सोचना कि जो उन्हें बातें की थी उसका क्या होगा। पैरामैग्नेटिक के अंदर इतना बढ़िया तरीके से अलाइनमेंट नहीं हुआ था, फेरोमैग्नेटिक के अंदर ये अलाइनमेंट बहुत शानदार हुआ है, और खास तौर से जो रीजन जिसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है उसकी साइज अचानक से बड़ा बढ़ गई है। इस केस में आपका अलाइनमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो बेटर तरीके से हो पाया, और बेटर तरीके से हो पाया तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो पूरे के पूरे सिस्टम का जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था वो जीरो था। क्यों? क्योंकि कोई डायपोल मोमेंट ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, इन सब का वेक्टर सम ऑफ कोर्स जीरो। लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगा दी, अब ऑफ कोर्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया है किस तरफ? आपकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और इस केस में आपका कुछ न कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूरे के पूरे सिस्टम का आएगा तो आएगा ही, और अच्छा खासा हाई भी होगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अच्छा खासा है तो हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, भूले तो नहीं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज बेसिकली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बड़ा है तो ऑफ कोर्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बड़ी है। तो आप कह सकते हो कि इस केस में हमारी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है इसकी वैल्यू भी अच्छी खासी बड़ी आएगी, हाई वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा। अच्छी बात है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अच्छी है तो ऑब्वियस बात है कि जो भी आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है बड़ा वो भी ज्यादा से ज्यादा होगा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो थी ही थी, मैग्नेटिक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी उसी तरफ है, तो ऑफ कोर्स आपकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो भी अच्छी खासी आएगी। आगे बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करूं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज कितना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी H। तो आप बोलोगे सर इस केस में तो हल्की फुल्की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर भी अच्छा खासा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ गया है, H की वैल्यू कम से कम हुई तब भी आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अच्छा खासा आ गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जाई की जो वैल्यू है ये काफी हाई होगी, और आप कह सकते हो कि जाई की जो वैल्यू होगी वो इन ऑर्डर ऑफ थाउजेंड्स, लगभग बड़ा हजार के आसपास इसकी वैल्यूज आ सकती है। जो हमारी रिलेटिव परमिएबिलिटी हुआ करती थी, आई होप आप भूले नहीं होंगे, दैट इज 1 प्लस जाई, और रिलेटिव परमिएबिलिटी अगर 1 प्लस जाई है तो ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू भी इन द ऑर्डर ऑफ थाउजेंड्स आएगी, चाहे वो आपका आयरन हो, निकल हो, कॉपर हो। आप होगे सर समझ गए इस बात को, पैरामैग्नेटिक में भी जाई की वैल्यू पॉजिटिव थी, यहां पर भी जाई की वैल्यू पॉजिटिव है, सिर्फ अंतर इस बात का है कि जाई की वैल्यू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बहुत कम थी और यहां पर बहुत बड़ी है। इतना ही तो अंतर है, अगर देखें तो मैथमेटिकली अगर देखें तो ये तो अंतर है। आई होप यू गेट द पॉइंट। मैं पूछूं बड़ा मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू टाइम्स, अगर मान लो सोलेनॉइड है वगैरह वगैरह वगैरह, अगर मान लो एयर थी तो मैग्नेटिक फील्ड थी बी नॉट। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू आर टाइम्स बी नॉट। याद है ना इस तरह से, अगर एयर होता, ये मीडियम ना होता, वैक्यूम होता तो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट थी। अब क्या होगी, म्यू आर टाइम्स बी नॉट, एंड वी नो दैट कि म्यू आर इज वेरी लार्ज, सो ऑफ कोर्स मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी लार्ज, एंड वी नो द रीजन बिहाइंड दिस वेरी लार्ज मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज वी नो दैट कि इवन द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी लार्ज। मैंने आपको सवाल भी करा रखा है, एक सोलेनॉइड वाला सवाल कराया था हमने, उसमें आयरन रॉड इंसर्ट की थी, याद करो, आयरन रॉड इंसर्ट करने पर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो अच्छी खासी बढ़ गई थी, तगड़ी आ गई थी, क्योंकि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी अच्छी खासी थी। तो आई होप आपको ये वाली बात बेटा समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमारे जो डोमेन्स हैं उनकी साइज बढ़ेगी अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं। उसके कारण ऑफ कोर्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अच्छा खासा आएगा, उसके कारण मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अच्छी खासी आएगी, उसके कारण आपकी रिलेटिव परमिएबिलिटी अच्छी खासी आएगी, उसके कारण आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड भी अच्छी खासी आएगी। आई होप इट्स ओके। ये सारी की सारी बात बेटा आपको समझ में आ गई होगी यार। मैं यहां पर कुछ बातें और बोलना चाहता हूं।
हालांकि बातें थोड़ी सी रिपीटेटिव होंगी क्योंकि ऐसी बातें हमने पैरामैग्नेटिक में भी की और ऐसी बातें हम फेरोमैग्नेटिक में कर रहे हैं। बस फेरोमैग्नेटिक के अंदर इंटेंसिटी ऑफ कोर्स और ज्यादा है। जो इंटेंसिटी आपकी पैरामैग्नेटिक में थी उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी आपकी फेरोमैग्नेटिक के अंदर रहेगी। तो सुनिएगा, मान लीजिए कि आपके पास कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने कोई मान लीजिए कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डाल दिया। जैसे ही आपने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अंदर रख दिया, यह है आपका आयरन, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो ऑफ कोर्स आयरन रखने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जानी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना चाहिए, इसका मतलब फ्लक्स बढ़ जाना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना चाहिए। बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाना चाहिए, इसका मतलब ऑफ कोर्स मैग्नेटिक लाइंस बढ़ जानी चाहिए। और मैग्नेटिक लाइंस बढ़ जानी चाहिए, इस बात का मतलब ये है कि जो लाइंस पहले यूं जा रही थी अब बेटा वो यूं जाएंगी। अंदर से जो लाइंस जाएंगी वो ज्यादा जाएंगी। ये इस तरह से मैग्नेटिक लाइन को या मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से वो अट्रैक्ट करता है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि यहां पर लाइन डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर लाइन डेंसिटी कम है। यहां पर लाइन डेंसिटी ज्यादा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, यहां पर लाइन डेंसिटी कम है मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि आपके जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप कह सकते हो कि हमारे जितने भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं they attract एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जो भी आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी उसको अट्रैक्ट करेंगे, उसको बेटा अट्रैक्ट करेंगे। ये बात समझ आ गई? मैं इसी बात को एक तरीके से और समझाता हूं, सुनना। मान लीजिए कि मैंने एक बार मैग्नेट ली इस तरह से, दिस इज नॉर्थ पोल, बेटा दिस इज साउथ पोल। ये है आपके पास बार मैग्नेट, और इस बार मैग्नेट के पास में मैं कोई आयरन लेके आ गया। आयरन मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेके आ गया, आयरन लेके आ गया। हम जानते हैं कि इस नॉर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस, साउथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यू आई, इसके जो डोमेन्स होंगे वो इस तरह से अलाइन होने की कोशिश करेंगे। जो डोमेन्स इसके अपोजिट थे उनकी साइजेस लगातार कम होती जाएंगी और ये वाले साइजेस लगातार बढ़ती जाएंगी। और इसके कारण क्या होगा कि डायपोल्स इस तरह से अलाइन होंगे। डायपोल्स इस तरह से अलाइन होंगे तो आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इस तरफ, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी, नेट मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, और वो भी ऑफ कोर्स एक्सटर्नल से काफी ज्यादा। आपका अगर इस तरफ सारे के सारे डायपोल से अलाइन हो गए, इट मीन्स दैट दिस इज एक्टिंग लाइक प्लस एम, दिस इज एक्टिंग लाइक माइनस एम। दिस एम, स्मॉल एम प्लस एम आर योर पोल स्ट्रेंथ्स। Fair enough? This is acting like your north pole, this is acting like your south pole. This north and this south will attract each other, और दोनों पर इस तरफ अच्छा खासा अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। सर ऐसा जो बात आप अभी बोल रहे हो, ये वाली बात तो आपने पहले बताई थी, पैरामैग्नेटिक में भी एग्जैक्टली आपने सारी की सारी बातें ऐसे बोली थी, बिल्कुल बोली थी। सर आपने कहा था कि बार मैग्नेट जो होगी वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेगी, कहा था बेटा, और एग्जैक्टली ऐसे एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल किया था। सर आज क्या नया बोल दिया? आज बिल्कुल सारी की सारी बातें सेम है। सर एक्स्ट्रा बात मैं ये बोल रहा हूं कि इस केस के अंदर ये अलाइनमेंट और शानदार है। अलाइनमेंट अगर और शानदार है तो ऑफ कोर्स डायपोल मोमेंट इस बार और बड़ा है। डायपोल मोमेंट अगर और ज्यादा बड़ा है तो ऑफ कोर्स ये पोल स्ट्रेंथ और ज्यादा है, और अगर ये पोल स्ट्रेंथ अगर और ज्यादा है तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये अच्छा खासा बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा। आई होप इस बात को समझ गए होंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को भी बार मैग्नेट अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन वो वाला फोर्स काफी छोटा था और ये वाला फोर्स कंपैरेटिवली उसके मुकाबले काफी बड़ा है। तो कॉन्सेप्चुअली बातें सेम सी ही हैं, लेकिन बड़ा क्या कहते हैं उसे, क्वांटिटी वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है, क्वांटिटी वाइज डिफरेंस है। आगे चलें। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। इट मीन्स दैट कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस
will attract a magnet या फिर magnet will attract a ferromagnetic substance by a decent amount of force, not that small as compared to your पैरामैग्नेटिक substances. उनको भी attract कर रही थी लेकिन फोर्स इतना बड़ा नहीं था. चलेगा बेटा, आगे चलते बेटा. छोटी सी बात और, नेक्स्ट इज हार्ड ferromagnetic substances. हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पहले बड़ा हल्के फुल्के इसके कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं. इसके जो मोस्टली एग्जाम्पल्स हैं वो अलॉयज होंगे एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और कॉपर के. ठीक है, आपको जानने की जरूरत नहीं है. इनमें खास बात क्या है, सुनेगा. अगर आपके पास मान लीजिए ये कोई हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर ये कोई हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, बेटा मैंने HFS लिख दिया, मतलब हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और मैंने इस पूरे के पूरे रीजन में इस तरफ कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है. जैसे ही मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है, इसके जो डोमेन्स होंगे जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होंगे वो तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो जाएंगे, बाकी भी अलाइन होने की कोशिश तो करेंगे, और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है उनकी साइजेस लगातार बढ़ेंगे. अगर आपने इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ी देर लगाया और उसके बाद रिमूव कर दिया, पहले आपने, अच्छा एक काम करते हैं, पहले आपने लगाया तो क्या हुआ कि बहुत बड़ा जो डोमेन है ना वो तो ऑफकोर्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही आ गया, और कुछ डोमेन्स बेटा ऐसे आ गए. अब मैंने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद मैंने इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वापस से वैनिश कर दिया. मैंने इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, वैनिश कर दिया. जैसे ही हटा दिया, ये जो हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, इनमें खास बात ये होती है कि ये क्या करते हैं कि जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे, सारे के सारे जो डोमेन्स हैं या फिर आपके जो डायपोल मोमेंट्स हैं वो वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पर या फिर इनिशियल ओरिएंटेशन पर सारे के सारे वापस से नहीं आएंगे, बल्कि मोर और लेस जैसे एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी थी उस टाइम पर जिस तरफ अलाइन हुए थे वैसे ही अलाइन रहेंगे. हल्के फुल्के कुछ ऐसे एटम्स होंगे जो वापस से अपनी उस पोजीशन पर आने की कोशिश करेंगे, बाकी रिजिडली जिस तरफ आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी उसी तरफ लगे रहेंगे. तो होगा क्या कि जैसे आप इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटाओगे वैसे ही ये जो डोमेन है जो पहले से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लगा हुआ है, इसकी साइज हल्की फुल्की घट जाएगी, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, और मोस्टली जो आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो अभी भी इस तरफ अलाइन रहेंगे, और बाकियों की साइज हल्की फुल्की भले ही बढ़ जाए लेकिन कोई बहुत बड़ा अंतर ऐसे आएगा नहीं. तो मेरे कहने का अर्थ यह कि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाकर आपने एक डायपोल मोमेंट क्रिएट कर दिया, और आपने अगर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दी तो भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वैसा का वैसा ही रहा, कोई बड़ा अंतर नहीं आया. और इस कारण से अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया, इट मींस दैट स्टिल इट इज बिहेविंग लाइक +m एंड स्टिल इट इज बिहेविंग लाइक -m एंड अगेन दिस इज बिहेविंग लाइक ए बार मैग्नेट. इट इज बिहेविंग लाइक ए बार, ये खुद बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया. आपने जैसे इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगाया वैसे इसके सारे के सारे डोमेन कोशिश करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन होने के लिए. आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हटाई, अब भी सारे के सारे एटम्स का, सारे सारे डोमेन्स का मन नहीं कर रहा कि मैं इस पोजीशन को छोड़ूं, और मन नहीं कर रहा, सारे सारे रिजिडली अभी भी उसी तरफ पड़े हुए हैं. तो वो कहेंगे कि सर हम तो अब तो एक डायपोलमेंट एक परमानेंटली क्रिएट हो गया है, और डायपोलमेंट अगर परमानेंटली क्रिएट हो गया इट मींस दैट वी आर गोइंग टू बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट. आई होप यू गेट द पॉइंट कि हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या खास बात है. तो आप कह सकते हो कि इन हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इफ वी रिमूव एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, domains will remain
aligned rigidly as they were in presence of external magnetic field, and hence there is permanent magnetization of hard ferromagnetic substance, and there is permanent magnetic dipole moment. बेटा पूरा लिखना तुम लोग. There is permanent magnetic dipole moment in it. Hence, it behaves like permanent बार मैग्नेट. ये बड़ा परमानेंट बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. कौन? हर कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा. कोई इतना हाई फाई कॉन्सेप्ट भी तो नहीं था. चलिए बच्चों आगे चलते हैं यार. नेक्स्ट इज हेडिंग लिखिए, आप भी लिखिए बेटा साथ साथ. नेक्स्ट इज सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. नेक्स्ट इज सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. हेडिंग लिखिए बच्चों. नेक्स्ट इज सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. इसका अच्छा खासा एग्जांपल है बेटा सॉफ्ट आयरन. आप लोगों ने हल्का फुल्का केमिस्ट्री में मेटलर्जी वगैरह में पढ़ रखा होगा. सॉफ्ट आयरन, हार्ड आयरन, रॉट आयरन, पिग आयरन, ऐसे कुछ. ठीक है, उनसे एक टाइप है दैट इज सॉफ्ट आयरन. आप हल्का फुल्का आइडिया आपको लग गया होगा क्या होगा इसके अंदर. मान लीजिए कि ये आपके पास कोई सॉफ्ट आयरन है. ये आपके पास कोई सॉफ्ट आयरन है और इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे डोमेन्स बने हुए हैं. इसमें मान लीजिए कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे अलाइंड हैं. इसमें मान लीजिए कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इस तरह से अलाइंड हैं. यहाँ मान लीजिए मॉलिक्यूल्स इस तरह से अलाइंड है और यहाँ पर मान लीजिए कि मॉलिक्यूल्स इस तरह से अलाइंड है. मैंने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी ऐसे पूरे रीजन में, इस तरफ कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी. तो आप जानते हैं क्या होगा, ये जो डोमेन है इसके साइज तो बढ़ेगी. ठीक है, इन सबके साइजेस घटेगी और ये भी थोड़े बहुत एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन होने की कोशिश भी करेंगे. अच्छी बात है. जैसे ही आप इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटाओगे वैसे ही वापस से डोमेन साइज यही हो जाएगी और वापस से सबका ओरिएंटेशन ऐसे हो जाएगा. बिल्कुल जैसे पहले था ना वैसे हो जाएगा. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो सारे के सारे कोशिश करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन होने की, और जिसका डोमेन का डायपोल मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है उसके डोमेन की ग्रोथ होगी, बाकी सबकी बेटा ऑफ कोर्स साइज घटेगी. और अगर आपने जैसे मैग्नेटिक फील्ड हटाया वैसे क्या होगा कि वापस जैसे शुरुआत में थे वैसे वापस आ गए, और जैसे शुरुआत में थे वैसे वापस आ गए. तो आप जानते हो शुरुआत में सारे सारे रैंडम डायरेक्शन में है, और अगर रैंडम डायरेक्शन में है तो वापस से पूरे का नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वापस से क्या हो गया, जीरो. और पूरे का अगर नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर जीरो हो गया तो इट विल बिहेव लाइक ए बार मैग्नेट और नॉट. अब ये कोई बार मैग्नेटिक इधर बिहेव नहीं करेगा. सर वो हार्ड क्यों कर लिया था? बड़ा हार्ड इसलिए कर लिया था क्योंकि जिसमें आपने जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई थी तो सारे के सारे अलाइन हो गए. मैग्नेटिक फील्ड हटाई दी तब भी अलाइन थे, तो जैसे सारे सारे अलाइन हो गए तो एक अंदर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड तो आएगी, भले एक्सटर्नल हो या ना हो इंड्यूस तो आएगी, और एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया. यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे सारे के सारे डोमेन उसी साइज में और उसी ओरिएंटेशन में पहुंच जाएंगे जैसे बिल्कुल शुरुआत में थे. तो आपका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, पूरे के पूरे सिस्टम का जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा वो वापस से जीरो आ जाएगा, एंड इट विल नॉट बिहेव लाइक ए परमानेंट बार मैग्नेट. एंड दीज आर अवर सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस. आई होप बेटा आपको सारी की सारी बात तो इसमें समझ में आई गई होगी. मैं एक बात और बोलूंगा, हालांकि मैंने आपको बेटा पहले से बता रखा है
कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं दे विल बिहेव लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. फेरोमैग्नेटिक substances will behave like paramagnetic substances at Curie temperature. मैंने आपको इसके पीछे की सारी कहानी वगैरह बता रखी है. क्यूरी टेम्परेचर पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते गए तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होंगे वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, उसके आगे की भी कहानी मैंने आपको बता रखी है, तो उसको आपको वापस से देखने की जरूरत नहीं है. आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज हिस्टेरेसिस. वैसे हिस्टेरेसिस एक थोड़ा सा लिटरल वर्ड भी है. उसका मतलब होता है लैग करना, लैगिंग करना, पीछे रहना. वैसे जनरल डेफिनेशन मान सकते हो आप हिस्टेरेसिस की कि इट इज अ फेनोमेनन इन विच द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल प्रॉपर्टी लैग्स बिहाइंड द इफेक्ट कॉजिंग इट. कोई फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो किसी न किसी कारण से हो रही होगी और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो लैग करती हो कारण से. आपने कारण एग्जीक्यूट कर दिया लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होने में समय लगता हो. दिस फेनोमेनन इज नोन एज हिस्टेरेसिस. ये लिटरल मतलब है, एक्चुअल मतलब तो ठीक है बेटा, अपने जो सवाल में जो काम आता है वो तो हम धीरे धीरे देख ही लेंगे. लेकिन लिटरल मतलब ये है कि आपने कोई चेंज किए और उस चेंज से कोई फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज आया, इसमें कोई ना कोई टाइम डिफरेंस रहेगा एंड दिस लैगिंग इज नोन एज हिस्टेरेसिस. यहां पर हमारे कहां हिस्टेरेसिस काम आएगा उसको बड़े आराम से देखिएगा. पहली बात बेटा, हम हिस्टेरेसिस सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं. डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के अंदर बेटा कोई खास हिस्टेरेसिस फेनोमेनन नहीं होता. ठीक है, तो कहानी सुनिएगा. आपके पास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है इस तरह से, और इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हमने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है. दिस इज अवर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और हमने कोई ना कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगा रखी है. लेट्स से मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज एच. एच तो चाहे बेटा एयर में हो चाहे इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हो तो सेम ही रहेगा. और ये एच लगाने का जो प्रैक्टिकल तरीका है वो ये है कि इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक सोलेनॉइड के अंदर रख दो और सोलेनॉइड के अंदर करंट भेज दो. सोलेनॉइड में अगर करंट भेजोगे तो ऑफ कोर्स ऐसे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, ऐसे कोई ना कोई मैग्नेटिक इंटेंसिटी आ जाएगी. हमने तो याद भी कर रखा है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू Ni आती है. N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I इज द करंट. तो इस तरह से ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्रिएट करना कोई बहुत टफ टास्क नहीं है. अब हमें इस H की वैल्यू को चेंज करेंगे और H की वैल्यू को चेंज करने के साथ साथ देखते हैं कि इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटाइजेशन कैसे कैसे चेंज होता है. मैग्नेटाइजेशन मतलब I कैसे कैसे चेंज होता है. ठीक है, आसान सा काम है, कोई बहुत टफ काम नहीं, सब कर लेंगे. सारा काम बेटा एक्सपेरिमेंटल ही है और हम एक कर्व बनाएंगे. दैट कर्व विल बी मैग्नेटाइजेशन I वर्सेस H. We already know that कि I is your मैग्नेटाइजेशन कि डायपोल्स कितने बढ़िया तरीके से मैग्नेटिक इंटेंसिटी के अलोंग अलाइन हुए हैं एंड H is of course your मैग्नेटिक इंटेंसिटी. बड़ा नजर तो आ रहा है. ठीक है, चलिए ये हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है. चलो मान लीजिए कि हमने शुरुआत के अंदर किसी प्रकार का कोई H लगाया नहीं, कोई मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाई ही नहीं. अगर आपने शुरुआत में कोई मैग्नेटिक इंटेंसिटी नहीं लगाई, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई, तो हम जानते हैं कि इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर खूब सारे डोमेन्स होंगे. उन डोमेन्स के अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होंगे जो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर अलाइंड होंगे और डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में अगर अलाइंड होंगे तो ऑफ कोर्स उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो समेशन आएगा वो जीरो आएगा.
मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का अगर समेशन 0 आएगा, इट ऑब्वियसली मींस दैट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर मैग्नेटाइजेशन भी 0 आएगा, बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज सिंपली डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जब सारे के सारे डायपोल्स अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन है, सारे के सारे डोमेन्स अगर अलग अलग डायरेक्शन में अगर अलाइंड है, तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो 0 आएगा, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0 आएगा तो ऑफ कोर्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन भी तो 0 ही आएगा। सो यू कैन से दैट कि H0 तो आपका I भी तो 0। तो योर ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। मैं इस पॉइंट को चलिए मैं एक बार के लिए O कह देता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस तरफ H को बढ़ाया, बड़ा मैं इस तरफ को पॉजिटिव बोल रहा हूं, मैं डायरेक्शन की अगर बात करूं तो मैं इधर प्लस बोल रहा हूं, इधर माइनस बोल रहा हूं। मैंने इस तरफ H को बढ़ाया, मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया। अब मेरे बच्चे जानते हैं इस बात को कि अगर मैंने इस तरफ अगर H बढ़ाया तो जितने डोमेन्स इस तरफ होंगे उनमें तो डोमेन ग्रोथ होगी, बाकी के डोमेन की बड़ा साइज घटेगी, और ऑफ कोर्स अगर ऐसे आप लगातार H की वैल्यू को बढ़ाते गए तो I की वैल्यू भी बढ़ेगी। ऐसे लगातार H बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया तो I भी लगातार बढ़ता जाएगा। लीनियर ग्राफ नहीं होगा, रैंडम होगा, बट द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, विल बी लाइक दिस। H बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा, I बढ़ेगा, I बढ़ेगा, I बढ़ेगा। ऐसे ही H बढ़ाते जैसे जैसे H बढ़ता जाएगा, जो डोमेन्स H की तरफ है उनकी साइजेस लगातार बढ़ती जाएंगी, बाकी के साइजेस लगातार घटती जाएंगी। वैसे वैसे ऑफ कोर्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लगातार बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लगातार बढ़ता जाएगा, तो ऑफ कोर्स I की वैल्यू भी लगातार बढ़ती जाएगी। H बढ़ेगा, I बढ़ेगा, H बढ़ेगा, I बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब H इतना ज्यादा हो जाएगा कि सारे के सारे जो डोमेन है वो सब के सब H की तरफ अलाइन होंगे, और उस टाइम पर आपका मैग्नेटाइजेशन सबसे ज्यादा होगा। एंड दैट पॉइंट इज लेट्स से A। मैं इस A पॉइंट को एक बार नाम दे रहा हूं, दैट इज सैचुरेशन पॉइंट। मैंने इसका नाम सैचुरेशन पॉइंट इसलिए दिया है क्योंकि इसके बाद, इस पॉइंट के बाद अगर आप चाहो तो H को और बढ़ा दो, बढ़ाना चाहो बढ़ा दो। अगर आप H को और बढ़ाओगे तब भी I पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वी नो दैट कि जितने डायपोल्स अलाइन होने थे वो सारे हो चुके हैं। जितना मैक्सिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ सकता था वो आ चुका है। अगर आप और भी अगर H को बढ़ाओगे तो उससे ना तो हमारे एक्स्ट्रा भाई सारे खुल चुके, अब एक्स्ट्रा कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आने से रहे, जितने थे वो सारे सारे अलाइन हो चुके हैं। तो ये तो मैक्सिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ चुका है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ चुकी है। अगर आप H को और भी बढ़ाओगे तो आपका I तो उतना ही रहेगा। मैं आगे वाला हटा देता हूं, उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो H को और बढ़ा दो, I में कोई और फर्क नहीं पड़ेगा। सारे के सारे जो डायपोल्स हैं वो अलाइन हो चुके हैं, किस तरफ? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। फेयर एनफ? अच्छी बात है बेटा। O से A तक आप ऐसे करें। ग्राफ लीनियर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं। अब मैंने क्या किया कि पहले H लगातार बढ़ाते गए। अब H को मैं घटाना स्टार्ट करूंगा। जैसे ही मैं H को घटाना स्टार्ट करूंगा, आप जानते हो H को अगर घटाओगे तो ऑफ कोर्स जो डोमेन्स हैं जो इस तरफ अलाइन हुई थी वो थोड़ी फ्री होना स्टार्ट होंगी, और डोमेन्स वापस से अपनी एक्चुअल पोजीशन पर जाना स्टार्ट होंगी। और अगर एक्चुअल पोजीशन पर जाना स्टार्ट होंगी तो ऑफ कोर्स H घटेगा, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी इस तरफ जो था वो घटेगा, तो ऑफ कोर्स इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी घटेगी। ऐसे अगर लगातार मैं H घटाता गया तो आपके जो डायपोल्स थे, जो डोमेन्स थे, जो इस तरफ अलाइन थे, वो वापस से अपनी पोजीशन पर आने की कोशिश करेंगे। वो अलग बात है कि कुछ ज्यादा कोशिश करेंगे, कुछ कम कोशिश करेंगे। अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आने की कोशिश आप लोग जानते हो, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ज्यादा करते हैं, और हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो इतनी आसानी से अपनी एक्चुअल पोजीशन पर नहीं आते, लेकिन हल्के फुल्के तो आएंगे। तो जैसे मैंने H को वापस से घटाया, तो अगर H को घटाओगे तो I भी घटेगा, लेकिन I घटेगा तो सही। लेकिन अगर आपने H को घटाते अगर H को आपने 0 कर दिया, तब भी थोड़ा बहुत I तो रह ही जाएगा, थोड़ा बहुत I रह जाएगा। इस बात का मतलब यह है कि आपका जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है
उसमें आपने एक बार H लगा दिया, मैग्नेटाइजेशन कर दिया, और अब आपने H को घटाते 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 अगर वापस से जीरो भी कर दिया है, तब भी सारे के सारे जो डोमेन्स हैं वो वापस से अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि कुछ मोर और लेस जो डोमेन्स होंगे जो इस H की तरफ थे उनके साइजेस अब भी ज्यादा होंगे, और अगर उनकी साइजेस अगर जब अब भी ज्यादा होंगे और बाकियों के साइज अगर अब भी कम होगी, तो आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो बच गया। और अगर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अभी भी रिटेन हो गया, अगर अभी भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर रिटेन हो गया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आई तो अब भी रह गया है। अब आपका आई फिलहाल जीरो नहीं है। शुरुआत में जब H जीरो था तो I जीरो थे, सबकी डोमेन साइज बराबर थी, रेंडम थी। लेकिन अगर आपने एक बार H लगा दिया तो सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था वो इस तरफ अलाइन हो गए, वो सारे इस तरफ अलाइन हो गए, H बढ़ाते गए, I बढ़ाते गए, H बढ़ता गया, I लगातार बढ़ता गया। फिर एक टाइम ऐसा है कि मैंने H घटाना स्टार्ट किया, तो थोड़े बहुत जो डोमेन्स थे वो वापस से अपनी पोजीशन पर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर आ जाए ऐसा जरूरी नहीं। और इस केस में आपका हल्का फुल्का I तो रह ही जाएगा। मैं इस पॉइंट को बड़ा B कह रहा हूं, ये O से B तक जो डिस्टेंस है बेटा, इसे हम रिटेनेटिविटी कह रहे हैं। यहां लिखता हूं, दिस इज योर रिटेनेटिविटी। और तो और मैंने मेरे बच्चों को एक बात और सिखा रखी है कि O से B तक की जो डिस्टेंस है ये ज्यादा होगी। किन के लिए? अपने हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उनमें अगर आपने एक बार मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो वो वापस से अपनी एक्चुअल पोजीशन पर इतनी आसानी से नहीं आते हैं, और बहुत अच्छा खासा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फिर भी बच जाता है, और बहुत अच्छा खासा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अच्छा खासा उनके अंदर बच जाता है। लेकिन अपने OB की वैल्यू छोटी होगी। किन के लिए होगी? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। बेटा किन के लिए? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए तुम जानते हो कि आपने अगर एक बार मैग्नेटिक फील्ड लगा दी और घटा दी तो बेटा मोस्टली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मोस्टली जो डोमेन्स होते हैं वापस अपनी अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं, और उस केस में जो ग्राफ होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो डिपेंड करता है कि ये लेंथ कितनी है, किस पर, सब्सटेंस कैसा है। हार्ड है तो ऑफ कोर्स ये लेंथ ज्यादा होगी, सॉफ्ट है तो ये लेंथ थोड़ी सी कम। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब सुनना। मैं चाहता हूं कि ये वाला जो मटेरियल है ना, ये किसी तरह से डीमैग्नेटाइज हो जाए। मैं चाहता हूं कि ये वाला जो सब्सटेंस है ये डीमैग्नेटाइज हो जाए। सर डीमैग्नेटाइज हो जाए इस बात का मतलब क्या है? बेटा डीमैग्नेटाइज हो जाए इस बात का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ना बचे। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ना बचे इसके लिए मैं क्या करूंगा कि इसकी साइज घटा दूं और इनकी साइज बढ़ा दूं। और इसके लिए मुझे काम करना चाहिए कि मैं ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैंने इस तरफ लगा रखी है इसकी बजाय मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगा दूं। तो मैं अब नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर H बढ़ाऊंगा। नेगेटिव डायरेक्शन में अगर H बढ़ाऊंगा तो इस डोमेन साइज घटेगी और इनकी डोमेन साइज बढ़ेगी, और जैसे इनकी डोमेन साइज बढ़ेगी और इसकी डोमेन साइज घटेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वापस से सबका डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम हो जाएगा और आपका नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा और आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी जीरो हो जाएगी। तो मेरा प्लान क्या है? मेरा प्लान है कि H को नेगेटिव में बढ़ाना, मतलब इस तरफ ना बढ़ाना, इस तरफ बढ़ाना। और इस तरफ बढ़ाना हमने पहले से क्या कर रखा है? नेगेटिव। मैंने अब नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर H को बढ़ाया 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 तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन घटी 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 घटी, ये कोई ना कोई पॉइंट आ गया C। O से C तक की जो डिस्टेंस है इसको बड़ा मैं एक नाम दे रहा हूं, कोएर्सिव फोर्स। क्या नाम दे रहा हूं बेटा? कोएर्सिव फोर्स। और यहां से यहां तक जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू बेटा मैं बोल रहा हूं -H0। माइनस इसलिए कि बेटा हमने इस तरफ प्लस बोल दिया और इस तरफ माइनस बोल दिया। कितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाऊं नेगेटिव डायरेक्शन में कि हमारी जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था वो डीमैग्नेटाइज हो जाए।
दिस मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज नोन एज योर कोएर्सिव फोर्स। बट नाम भले ही फोर्स है लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये बेसिकली है तो आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर कितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाऊं कि आपका जो मैग्नेट है उसके सारे के सारे जो डोमेन्स हैं वो वापस से रैंडम हो जाए और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपके पूरे सिस्टम का जीरो हो जाए और मैग्नेटिक इंटेंसिटी आपके पूरे सिस्टम की जीरो हो जाए। दैट नेगेटिव मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज नोन एज योर कोएर्सिव फोर्स। आई रियली होप बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे। एक छोटी सी लाइन है बेटा, लिखते हैं, बेटा लिखना, नेगेटिव मैग्नेटिक इंटेंसिटी required to demagnetize the ferromagnetic substance is known as coercive force, is known as coercive force. And this phenomenon in which हमें डीमैग्नेटाइज करने के लिए वापस से H को जीरो नहीं करना है बल्कि नेगेटिव करना है, दिस फेनोमेनन इज नोन एज कोएर्सिविटी। एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज कोएर्सिविटी। अदरवाइज तुम्हें क्या लगता था कि मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो सारे अलाइन हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो वापस से सारे रैंडम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, सारे रैंडम नहीं होते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाती है तो कुछ ना कुछ डायपोल्स तो कुछ ना कुछ डोमेन्स तो उसी तरफ रह जाते हैं। उनको वापस से रैंडम करने के लिए हमें नेगेटिव डायरेक्शन में H लगाना पड़ता है। एंड दिस नेगेटिव H इज नोन एज योर कोएर्सिव फोर्स एंड दिस phenomenon is known as your coercivity. I hope you get the point. तो मैं सिर्फ इतना लिख दूं कि this phenomenon is known as coercivity and this phenomenon is known as your coercivity. आई होप बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे यार। आगे चलिए बच्चों, बेटा बातें पूरी नहीं हुई है, मुझे जगह चाहिए इसलिए मिटा रहा हूं, ठीक है? मैं इसे मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा ना। अब सुनना, अब क्या किया कि ये अपना फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था बेटा, ये वाली साइड पॉजिटिव, ये वाली साइड नेगेटिव। नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर मैंने H0 लगा दिया, माइनस लगाया जो अपने डायरेक्शन दिखाई दिया। तो इस केस में वापस से आपका जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था उसके जितने भी डोमेन्स थे सारे रैंडम हो गए और नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो हो गया और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी आपका जीरो हो गया। अब मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि यार नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है ना, मैं H को और बढ़ाता हूं, इस तरफ नहीं H को और बढ़ाता हूं, और जैसे मैं इस तरफ H को बढ़ाऊंगा, अब मैं जानता हूं कि ऑफ कोर्स इस तरफ अगर मैं H बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस बात है कि इस तरफ का जो डोमेन होंगे उसकी साइजेस तो बढ़ेंगी और बाकी जो डोमेन होंगे उनकी साइजेस तो घटेगी, और बाकियों की अगर डोमेन साइज अगर घटेगी, इस H को जितना बढ़ाओगे इसकी साइज उतनी बढ़ेगी, इस H को जितना बढ़ाओगे बाकी सबके साइज वैसे वैसे घटेगी। और जैसे अगर ऐसा होगा तो ऑफ कोर्स अब फिर से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा, लेकिन इस बार मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है U, ये वाली साइड प्लस और ये वाली साइड माइनस। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो इस बार पॉजिटिव में नहीं है, नेगेटिव में है। इसी कारण से आपके पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी आ जाएगा पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि इस C पॉइंट के आगे अगर मैंने H को नेगेटिव डायरेक्शन में अगर और बढ़ाया तो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर ही आपकी मैग्नेटाइजेशन हो जाएगी, और आप जैसे 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 H को बढ़ाओगे वैसे वैसे लगातार I बढ़ेगा और ऐसे लगातार H बढ़ाते गए I लगातार बढ़ता गया तो एक टाइम ऐसा आएगा
एक टाइम ऐसा आएगा, आप जानते हो, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वाला जो डोमेन है इसके साइज बढ़ते 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 पूरे फेरोमैग्नेटिक में यही हो जाएगा और बाकी तो बिल्कुल छोटे 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 डोमेन हो जाएंगे। और उस केस में जितने डायपोल्स थे वो सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे किस तरफ, आपके H की तरफ, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज योर सैचुरेशन पॉइंट। ले बेटा, एक सैचुरेशन पॉइंट और आ गया, जैसे पॉजिटिव में एक सैचुरेशन पॉइंट आया वैसे नेगेटिव में सैचुरेशन पॉइंट आया। इसके बाद अगर आपने और H बढ़ा दिया, बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, I पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जितना मैग्नेटिक डायपोल आना था उतना तो आ चुका। अब कोई और एक्स्ट्रा डोमेन थोड़ी आ जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा मैग्नेटिक डायपोल थोड़ी आ जाएंगे, जितने आने थे उतने आ चुके। आई होप यू गेट द पॉइंट। अब मैंने इस तरफ जो नेगेटिव में H था वो मैक्सिमम कर दिया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी मैक्सिमम हो गई। अब मैं सोच रहा हूं कि धीरे 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 इस H को घटाऊं। अगर मैं धीरे 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 इस H को घटाऊंगा तो इसकी साइज धीरे 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 घटेगी, इनकी साइज धीरे धीरे बढ़ेगी, वापस से रैंडम होने की कोशिश होगी। और वापस से जैसे रैंडम होने की कोशिश होगी बेटा, ऑफ कोर्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट घटेगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन घटेगी नेगेटिव में। तो अगर आप H को घटाओगे तो I घटेगा, H को घटाओगे तो I घटेगा, H को घटाओगे तो I घटेगा। बेटा मैं इस पॉइंट के बारे के लिए E बोल दूं। लेकिन अगर आपने H को घटाते 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 अगर आपने H को घटाते 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 वापस से अगर H को 0 भी कर दिया, तब भी ऐसा नहीं कि सारे के सारे डोमेन वापस से रैंडम हो जाएंगे। तब भी क्या होगा कि इस तरफ वाला जो डोमेन था वो अब भी इन सब में सबसे बड़ा होगा, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन बनी है, वो भी रैंडम होगा और वो भी सबसे बड़ा होगा। और बाकी की ठीक है बेटा, साइजेस ठीक ठाक है। अब भी आपके पास नेगेटिव के अंदर हल्का फुल्का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो बच गया है, और ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो बच गया है इसके कारण अभी भी नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर अभी भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बच गई है। और आप जानते हो कि दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज रिटेनिटिविटी। जो रिटेनिटिविटी पॉजिटिव में भी पड़ा हुआ है, रिटेनिटिविटी नेगेटिव में भी है कि नहीं। तो ये है आपके अगेन रिटेनिटिविटी। और हम जानते हैं कि ये जो O से E तक की जो डिस्टेंस है जिसको आप रिटेनिटिविटी कह रहे हो, ये ज्यादा किस में होगी, जो हमारे हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे वो इतनी जल्दी आसानी से मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने पर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को जीरो करने पर इतनी आसानी से वापस से रैंडम नहीं होते, उनके अंदर इस OE की वैल्यू ज्यादा होगी। और हमारे जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस थे उनके अंदर उनकी टेंडेंसी जो होगी वो वापस से रैंडम होने की ज्यादा होगी, उनके अंदर हमारे OE की वैल्यू कम होगी। कम ज्यादा अलग बात है लेकिन होगी तो सही, ठीक है। अब कोई बच्चा कहते हैं सर मैं चाहता हूं कि वापस से इसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो हो जाए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाए। तो इसके लिए आप कहोगे सर इसकी साइज घटाओ। इसकी साइज को घटाने के लिए क्या करो, तो मुझे ऑफ कोर्स इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी, इस तरफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगानी पड़ेगी, किस तरफ, पॉजिटिव में। तो वापस से डायरेक्शन चेंज करो और पॉजिटिव डायरेक्शन में H लगाओ। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर H लगाया तो अब पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर H लगाओगे तो I घटेगा 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 घटेगा, और पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर H लगाओगे तो इसकी साइज लगातार घटेगी, इनकी साइज लगातार बढ़ेगी, और ऐसे ही चलते 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 ऐसा होगा कि फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में H की ऐसी एक वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर H की ऐसी एक वैल्यू आ जाएगी जिसमें प्लस H नॉट लिख रहा हूं, और उस टाइम क्या होगा कि सबकी साइजेस बड़ा वापस से रैंडम हो जाएगी, और इस केस में आपका फिर से पूरे के पूरे सिस्टम का जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, पूरे सिस्टम का जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, और आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी ऑफ कोर्स जीरो हो जाएगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर लगाई गई मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिस पर आपकी बॉडी वापस से डीमैग्नेटाइज हो गई है, इस प्लस H नॉट को, अरे बेटा जी इस प्लस H नॉट को हम लोगों ने एक नाम दे रखा था, आई थिंक क्या नाम दे रखा था, कोएर्सिव फोर्स, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज योर कोएर्सिविटी। इसके बाद ही कहानी तो आप जानते ही हो। अगर आपने फिर से पॉजिटिव डायरेक्शन में वैल्यू को H नॉट से अगर और ज्यादा किया तो वापस से बेटा जी इस तरफ ज्यादा से ज्यादा डोमेन्स अलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जितने ज्यादा डोमेन्स इस तरफ अलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे वापस से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा, और ऐसे ही लगातार इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। H बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन लगातार बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। ऐसे ही H बढ़ाते 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 अगर तुम बेटा बहुत बड़ा कर दो
बोलोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा तब सारे के सारे डोमेन इसी तरफ अलाइन होंगे और जो डोमेन इस तरफ अलाइन नहीं होंगे साइज टेंडिंग टुवर्ड 0 हो जाएगी और उस केस में जितने डायपोल थे हम मान के चलेंगे अलाइन हो चुके हैं, अब और ज्यादा नहीं हो सकता और उस केस में हम बोल देंगे दैट पॉइंट इज नोन एज योर सैचुरेशन। समझ गए इस बात को? एंड दिस इज नोन एज योर हिस्टेरेसिस कर्व। बेटा दिस इज नोन एज हिस्टेरेसिस कर्व। सर इसका नाम हिस्टेरेसिस कर्व क्यों पड़ा? बेटा हिस्टेरेसिस कर्व इसलिए पड़ा, आप हल्का फुल्का तो कारण समझ ही होंगे कि हम जो भी इफेक्ट इसमें क्रिएट करते हैं आई हल्का सा लैग करता है। आप एच को जैसे जैसे वेरी कराते हो ना तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो हल्का फुल्का उससे पीछे रहता है। तो आप कह सकते हो कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज लैगिंग एच। जैसे मैंने एच को घटाते 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 0 कर दिया लेकिन आई 0 नहीं हुआ, फिर एच को घटाते घटाते नेगेटिव किया तब जाके आई 0 हुआ। समझ इस बात को? है ना? तो इस कारण से आई जो है मतलब एच को घटाकर आपने 0 कर दिया लेकिन आई घटकर 0 नहीं हुआ। आई को घटकर 0 होने के लिए एच को नेगेटिव करना पड़ा। तो जो आई है वो हमेशा एच से थोड़ा सा लैग कर रहा है एंड दिस लैगिंग इज नोन एज योर हिस्टेरेसिस। और इस कारण से इस कर्व का नाम निकाल दिया अपन ने बेटा, क्या? हिस्टेरेसिस कर्व। यहां पर एक बात और बेटा, जैसे मैं कहूं कि ये एक एच की वैल्यू है, इस एच की वैल्यू के लिए आई की क्या वैल्यू होगी? तो आप बोलोगे सर इस एच के लिए आई की वैल्यू ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। एक ही एच पर आई की वैल्यू 1, 2 और 3 पॉसिबल। एक ही एच के लिए आई की 3 वैल्यू पॉसिबल है। तो सर कौन सी सही है मुझे कैसे पता रहेगी? अब आई की वैल्यू कौन सी है इस बात का तो पता इस बात से चलेगा कि इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की हिस्ट्री क्या है। शुरुआत में डीमैग्नेटाइज था और आपने एच बढ़ाया 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 और ये एच की वैल्यू आ गई तो आई की वैल्यू I2 है। और अगर आपने बेटा पहले पूरा पूरे से मैग्नेटाइज किया फिर डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहे हो, उस टाइम पर फिर से एच की वैल्यू वही आ गई तो अब बेटा आई की वैल्यू I3 है। और अगर बेटा मान लो पहले आपने डीमैग्नेटाइज किया फिर वापस से मैग्नेटाइज किया फिर से एच की वैल्यू आ गई तो इसकी वैल्यू I1 है। तो डिपेंड करता है कि आई की वैल्यू क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एच की वैल्यू देखकर सीधा नहीं बता सकते। जैसे पैरामैग्नेटिक में तुम लोग सीधा बोलते थे कि सर आई इज इक्वल्स टू Xi इंटू एच, ये दे दिया तो ये पता है। यहां नहीं बोल सकते, यहां पर एच की वैल्यू गिवन है तो आई की वैल्यू डायरेक्ट नहीं कह सकते, बल्कि आई की वैल्यू बताने के लिए आपको पूरी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी कि एक्चुअली इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का हुआ क्या है। इसे मैग्नेटाइज किया, डीमैग्नेटाइज किया, मैग्नेटाइज किया, डीमैग्नेटाइज किया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो आई की वैल्यू है वो डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ आई, डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ योर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जो भी आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी हिस्ट्री पर डिपेंड करता है कि उसका पहले पहले क्या हो चुका है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे आई की वैल्यू क्या होगी। मुझे लगता है बेटा ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक ही आई की वैल्यू बेटा, आई की वैल्यू के लिए एच की वैल्यूज खूब सारी पॉसिबल है, इसलिए ध्यान रखें इस बात का। आई होप इट्स ओके। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, आपने बार बार इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज किया, डीमैग्नेटाइज किया, मैग्नेटाइज किया, डीमैग्नेटाइज किया। आपको इस पूरे के पूरे कर्व के अंदर मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने में जो डायपोल्स हैं उनको बार बार अलाइन करना पड़ा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी की तरफ। तो इस केस में हमेशा ही कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो गया, और जो एनर्जी लॉस होगी energy lost in one cycle of magnetization to demagnetization। बेटा पहले मैग्नेटाइज किया, फिर डीमैग्नेटाइज किया,
फिर मैग्नेटाइज किया, फिर डीमैग्नेटाइज किया, फिर वापस से मैग्नेटाइज किया। तो मैग्नेटाइजेशन से डीमैग्नेटाइजेशन, फिर वापस से, बेटा मैग्नेटाइज करने का मतलब आई की वैल्यू होगी, फिर वापस से आपने मैग्नेटाइज किया, फिर आपने डीमैग्नेटाइज किया, फिर आखिर में आपने फिर से मैग्नेटाइज किया। क्या किया आपने? पहले मैग्नेटाइज, आई की वैल्यू आ गई, फिर डीमैग्नेटाइज, आई की वैल्यू 0 आ गई, फिर मैग्नेटाइज, आई की वैल्यू आ गई, फिर डीमैग्नेटाइज, आई की वैल्यू 0 आ गई, और फिर आखिर में आपने उसको वापस से मैग्नेटाइज कर दिया। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी लॉस्ट होगी, दैट एनर्जी लॉस्ट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अंडर द कर्व। इस कर्व के अंदर का जो एरिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये एरिया जितना ज्यादा होगा बड़ा एनर्जी लॉस्ट उतना ही ज्यादा होगा। ये जो एरिया इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और ये एरिया कब ज्यादा होगा? आपकी रिटेनिटिविटी और कोएर्सिविटी जितनी ज्यादा होगी, ये ऑफ कोर्स एरिया ज्यादा होगा। इनकी वैल्यूज छोटी होती तो एरिया कम होता। तो आप ऐसा कह सकते हो, रफली ऐसा कह सकते हो कि हाई और रिटेनिटिविटी, हाई कोएर्सिविटी, तो ऑफ कोर्स मोर एरिया अंडर द कर्व, और ऑफ कोर्स मोर एनर्जी लॉस। और होना भी चाहिए एनर्जी लॉस इस केस में ज्यादा। आपको ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ती है पहली बात तो बेटा वापस से आई को 0 करने के लिए। तो जितनी आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो लॉस उतना ही ज्यादा रहेगा। इसी केस में एक बात और बोल सकता हूं कि जितनी लेस रिटेनिटिविटी होगी, बड़ा रिटेनिटिविटीज जितनी छोटी होंगी बड़ा हमारा ग्राफ उतना ही फ्लैट सा होगा। जितना फ्लैट सा होगा एरिया उतना ही कम होगा। तो लेस रिटेनिटिविटी, लेस कोएर्सिविटी, इसका मतलब ऑफ कोर्स बड़ा लेस एरिया अंडर द कर्व, एंड ऑफ कोर्स दैट मींस लेस एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस भी कम से। आई होप बेटा इस बात को तो आप समझ होंगे। ये हमारा हिस्टैरिसीस लूप है। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज दो तरह के बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैंने आपको बताए थे। दोनों के कर्व में क्या अंतर आएगा सुनिएगा। जैसे सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनका बड़ा मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं साइड में, दैट इज सॉफ्ट आयरन। ठीक है, जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है मैं आपको हल्का फुल्का बता चुका हूं कि आप उसमें अगर मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगाकर अगर आप वापस 0 कर देते हो तो उसके मोस्ट ऑफ द जो डोमेन्स हैं वो फटाक से बेटा अपनी एक्चुअल शेप साइज ज्योमेट्री पर चले जाते हैं। तो रिटेनिटिविटी बहुत कम रहती है। तो इस केस में आप कह सकते हो कि देयर विल बी लेस रिटेनिटिविटी, लेस कोएर्सिविटी या लेस कोएर्सिव फोर्स, ऑफ कोर्स लेस एरिया अंडर द कर्व, एंड ऑफ कोर्स लेस एनर्जी लॉस। सब्सटेंस होंगे उनका कर्व होगा तो ऐसा ही, बस बेटा मैं थोड़ा वैल्यू के लिए बोल दूं कि अगर आपके पास ये I है, ये H है, ले बेटा ग्राफ विल बी लाइक दिस।
graph will be like this. Less retentivity, less coercivity, and of course less area, and less area obviously means कि बेटा आपका less energy का loss. काम कहाँ आते हैं इस तरह के आपके सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस? जितने भी आपके बेटा जनरेटर्स होते हैं या फिर ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, आगे जाके हम कभी ना कभी ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ेंगे भी, उन ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर हम सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं. द रीजन इज कि ट्रांसफॉर्मर्स का काम जो होता है बेटा वो एनर्जी सप्लाई करना होता है, तो हम चाहेंगे कि एनर्जी लॉस कम से कम हो, और एनर्जी लॉस कम से कम हो तो ऑफ कोर्स है ना हमारा जो सब्सटेंस है उसको बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने में एनर्जी लॉस कम से कम होनी चाहिए. तो हम जानबूझ के सॉफ्ट आयरन्स को यूज करते हैं, या फिर बाकी कोई और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का कोई और एग्जांपल हो तो उसे आप जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर के अंदर यूज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज hard ferromagnetic substances. जैसे बेटा इसका एक एग्जांपल मैं लिख दूं, दैट इज स्टील. हालांकि मैंने आपको ये कहा था कि सम अलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकल वो भी आ सकते हैं. हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इनमें क्या होता है हम जानते हैं. क्या होता है, एक बार आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो डोमेन्स हो गए उस तरफ अलाइन. अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया तो कोई इक्का दुक्का डोमेन जो होगा वो वापस से अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, बाकी मोस्टली डोमेन उसी तरफ रहेंगे, और इस कारण से वो अपनी जो डोमेन्स हैं उनको रिटेन करने की कोशिश करते हैं, अच्छी खासी उनकी रिटेनेटिविटी होती है. तो आप कह सकते हो कि हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर देयर विल बी मोर रिटेनेटिविटी, there will be more coercive force, there will be more area under the curve, and of course more energy loss. अगर आप इनको बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करोगे तो एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होगा. इस कारण से हम जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह हैं उनके अंदर बड़ा इन हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को यूज नहीं करते हैं. ठीक, ग्राफ की जहां तक बात, तो आप कह सकते हो कि अगर हमें इसका I वर्सेस H ग्राफ बनाना है तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, हाई रिटेनेटिविटी, high coercive force. Graph will be like this, and of course they are large. It means this area under the curve is large. It means that energy loss is large. लेकिन सर हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहाँ काम आ सकते हैं? सर इनका कोई यूज है क्या? ऑफ कोर्स यूज है, परमानेंट मैग्नेट बनाने में. भाई आपने कोई सब्सटेंस लिया, ठीक है, और आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड लगा दी H, या मैग्नेटिक इंटेंसिटी लगा दी H लगा दी, और अब क्या हुआ कि इसके जितने डोमेन्स थे ना वो अलाइन हो गए इस तरफ. इस H को हटा दिया, उसके बावजूद मोस्टली डोमेन्स अब भी इसी तरफ अलाइन है, तो अब इसके पास एक परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बच गया है, इसके पास एक परमानेंट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बच गया है H को जीरो करने के बावजूद. तो इसका मतलब इट इज बिहेविंग लाइक ए परमानेंट मैग्नेट. तो इसका मतलब हम इसको यूज करते हैं टू मेक परमानेंट मैग्नेट. हम बेटा इसको परमानेंट मैग्नेट बनाने के यूज में ले सकते हैं. आई होप बेटा इस बात को आप तो समझ ही गए. बहुत बड़ा टास्क है था ये बेटा हमारा अरेंजमेंट है. ठीक है, इस पर बड़ा सवाल आ सकता है ना. मैंने कोशिश की है कि ना ये जितना भी बेटा ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला मामला है इसमें आपको अपनी क्लास नोट्स के अलावा कहीं कुछ भी देखने की जरूरत ना पड़े. मैंने सवाल भी इस कारण से खूब करा दिए. थ्योरी के अंदर मैंने लगभग सारी बातें जो भी एनसीईआरटी में लिखी हुई थी, जिसमें से किसी भी छोटे से स्टेटमेंट पर कोई भी सवाल मेन में पूछ सकते थे, मैंने लगभग सारे बता दिए. मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है ना. तो आप ऐसा पूरा विश्वास कर सकते हो कि मेन में जो भी सवाल आएगा ना वो अपने क्लास नोट्स में से मोर और लेस आएगा. बट फिर भी अगर आप करना चाहो तो मैंने आपको बड़ा पहले से बोल रखा है कि आप चैप्टर नंबर 37 कर सकते हो HCV का. मेरे ख्याल से 9 ही क्वेश्चन है उसके. सोल्व तो मैंने सारे कराई दिए,
ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 भी कर लेना, और एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन 1 to 9 है, सारे के सारे उन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड है जो फॉर्मूला अपने क्लास के अंदर किए, तो वो अपने से बड़ा आराम से काम बन जाएगा।